हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। आगे की वीडियो में हमने पहले डिस्कस किया था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने बेसिक लाइफ प्रोसेस, फिर ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, होम्योस्टेसिस के बारे में। तो जैसा कि होम्योस्टेसिस का जो बेसिक सा डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ process or mechanism of the body by which its internal body constituents range within limit। रेंज विद इन लिमिट। सो हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, नो मैटर। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको लिखते रहिए, नहीं तो फिर बाद में क्या वीडियो देखेंगे फिर भूल जाएंगे आप। नो मैटर व्हाट एक्सटर्नल एनवायरमेंट इस इसका मैं आपको सीधा सा मतलब बताता हूँ। होम्योस्टेसिस मतलब ये होता है ना कि ये हम लोग के लिए तो पहले तो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ सर्वाइवल प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ये। हाँ, प्रक्रिया है। क्या इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर के जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, बीपी हो गया, ब्लड ग्लूकोज हो गया, मतलब सॉरी ब्लड ग्लूकोज लेवल, बीपी हो गया, और भी जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ ये मेंटेन रखता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर हो गया वो भी मेंटेन रखता है ये होम्योस्टेसिस। ये ऐसा प्रोसेस है कि जैसे कि अभी हमारे बॉडी में हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, हमारे बॉडी का, सॉरी टेम्परेचर नहीं, अगर बाहर कोई भी टेम्परेचर है, देखिए ठंडी में भी आप लोग सर्वाइव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे बॉडी का 20 डिग्री सेल्सियस हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमारा बॉडी भी 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, नहीं। हमारे बॉडी को गर्म रखता है। कौन सा, होम्योस्टेसिस के जरिए हमारी बॉडी गर्म रहती है। या फिर हमने कुछ मीठा खा लिया, कितना मीठा खा लिया पर ज़्यादा नहीं, एक ये भी देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेंज विद इन लिमिट्स। लिमिट, एक लिमिट होना चाहिए, लिमिट के ऊपर नहीं। जैसे कि अब मैंने कह दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसका ये मतलब नहीं 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम फिर होने लगेगा, आपको तरह तरह के डिसीज़ होने लगेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स वो सब है। तो ये सब होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है एक लिमिट के अंदर, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है ये। हाँ, ये सर्वाइवल प्रोसेस हम लोग की ये नेचुरली है। इसके लिए हमें कोई कोई ड्रिंक नहीं लेना है ना, इसके लिए हमें कुछ खाना है। ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशंस जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनके ज़रिए ही चलता है। कुछ बॉडी में एनर्जी तो रहनी चाहिए। आप जैसे खाए पिए नहीं और टेम्परेचर गिर रहा है, तभी देखिए जब कोई खाता पीता नहीं है तो ठंडी में और ज़्यादा ठंडी लगती है। इसलिए अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए सब बोलते हैं ना, कुछ खाओ कुछ पियो तो उससे बॉडी गर्म रहेगा। वो होम्योस्टेसिस ही करता है कि ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है कि अपने अंदर से हीट प्रोवाइड करो, तो वो लोग हीट ऑर्गन्स हीट थोड़ा जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल जो बॉडी है वो गर्म रहती है और हमें उससे सर्वाइव करने के लिए वो मिलता है क्या, कि हम उससे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस हो गया आपका। होम्योस्टेसिस का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, टेम्परेचर, श्योर, पीएच, बॉडी का पीएच भी। अब जैसे हम बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जब बढ़ जाता है तो होम्योस्टेसिस के जरिए मेंटेन रहता है, वो हमें एक्सक्रीट हो जाता है, पीएच हो गया। फिर कंसंट्रेशन, बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का जितना रहना चाहिए उसको भी मेंटेन रखता है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का देखिए मतलब ही यही होता है, होमियो मतलब क्या होता है, होमियो मतलब होता है सेमनेस। मतलब सेमनेस मतलब कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा भी गर्मी बढ़ती है, जैसे 50 डिग्री पहुंचा, 40 डिग्री पहुंचा, तो हमारी बॉडी भी इतना हीट तो नहीं हो जाती है, हमारी बॉडी में उतना ही रहता है, कितना 37 36 ऐसे आसपास रहता है इसकी। इसका मतलब सेमनेस। और स्टेटिस मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल, ये तो हो गया होम्योस्टेसिस। अब हम लोग बात करते हैं कि एक कंट्रोल कंडीशन क्या होता है। हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस।
कैसे होता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, इसमें क्या है ना कि जो हम लोग का जो होम्योस्टेसिस है ये बहुत तरीके से डिस्टर्ब होता है। सभी लोग जानते हैं होम्योस्टेसिस बहुत तरीके से डिस्टर्ब होता है, जैसे सोशल एनवायरनमेंट, इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ये सब। हाँ, सोशल एनवायरनमेंट, फिर इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है। ये सारे फैक्टर्स जो है ना सब होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब होता है इन सारे, डिस्टर्ब सब यही करते हैं। सब मतलब ये सब, ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सब डिस्टर्ब ही करते हैं, ये लोग के फैक्टर्स ये सारे हैं। जैसे सोशल एनवायरनमेंट में आप हैप्पी रहेंगे तो होम्योस्टेसिस तो मेंटेन रहेगी बॉडी की। हाँ, पर आप जैसे डिप्रेशन में आ रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो सब सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, जैसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब ऊपर नीचे होते हैं, तो इससे भी होम्योस्टेसिस को क्या होता है, डिस्टर्ब होता है होम्योस्टेसिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे इंटेंस हीट, कोल्ड ज़्यादा हो रहा है, ये सब, ये सारे ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ O2, ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो ये सब होम्योस्टेसिस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब जो होम्योस्टेसिस है ये डिस्टर्ब हो रहा है, अब इसको मेंटेन करने के लिए इसका इसी के साथ एक आता है फीडबैक मैकेनिज्म या फिर फीडबैक सिस्टम, आप इसको बोल सकते हैं। क्या आता है, फीडबैक सिस्टम। ये फीडबैक सिस्टम क्या करता है पता है, ये क्या करता है, ये जो है ना हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। हाँ, रेगुलेट करता है मतलब जो भी, जैसे कि अभी मैं आपको क्या होता है, पहले रेगुलेट करेगा, उसको मॉनिटर करेगा, फिर क्या करेगा, उसको चेंज करेगा। जैसे कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया तो उसको पहले रेगुलेट करेगा वो, कि मतलब देखेगा अरे कैसे बढ़ा क्या नहीं, फिर वही मॉनिटर कर रहा है, फिर उसको इवेल्युएट करेगा कितना बढ़ा, कैसे कम करना है। ये नहीं थोड़ा सा बढ़े, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है। आप नापेंगे अपना ब्लड प्रेशर तो ज़रूरी नहीं है 80/120 ही है आपका, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो पहले मॉनिटर करेगा कि ये कुछ ज़्यादा बार हो रहा है, तो उसको इवेल्युएट करने के बाद उसको उसमें चेंज लाएगा, फिर ऐसे ही इसमें चलता रहता है फीडबैक मैकेनिज्म में। आप लोग समझे होंगे कि क्या करता है, पहले रेगुलेट व्हाट, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी, फिर क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है, फिर चेंजेस लाता है, फिर ऐसे सो ऑन चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया फीडबैक मैकेनिज्म। अब आपको हम लोग बताने वाले कंट्रोल कंडीशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल कंडीशन क्या होता है, ये होता है वेरिएबल विच मॉनिटर्ड बाय कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल का मतलब ये हो रहा है, कंट्रोल मतलब क्या है यार, कि हर चीज़ को कंट्रोल करना, बैलेंस रखना, उसको मेंटेन रखना, काबू में रखना। वो कंडीशन मतलब परिस्थिति। अब देखिए ये क्या होता है, कंट्रोल कंडीशन ये मॉनिटर होता है किसके द्वारा, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल जो सिस्टम है उसके द्वारा। इसमें जैसे बीपी हो गया, ये सब क्या है, हम लोग कंट्रोल कंडीशन है, पर ये सब किसके द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। जैसे इसका एग्जाम ये, इट इज़ मॉनिटर्ड बाय कंट्रोल सिस्टम। सब कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मॉनिटर किया। जैसे एग्जांपल में मैं लिख दूं, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सब आ गए। तो ये सब क्या है, ये सब कंट्रोल्ड कंडीशन है।
ये सब कंट्रोल कंडीशन जो कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम ये लोग को मॉनिटर कर सकता है, लोग को मेंटेन रख सकता है। अब इसमें आता है स्टिमुलस, इसके बाद आता है स्टिमुलस। आप लोग स्टिमुलस का नाम तो सुने होंगे। ये क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है। क्या क्या डिस्टर्ब करता है, कंट्रोल कंडीशन को डिस्टर्ब करता है। जो बीपी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, पीएच है, ये सबको ये स्टिमुलस क्या करता है, स्टिमुलस मतलब होता है कि मैं किसी को जैसे स्टिमुलेट कर रहा हूँ, जैसे उकसाना। स्टिमुलेट मतलब होता है उकसाना, जैसे कि किसी भी चीज़ में उकसा सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रेस में उसको हम लोग उकसा के और ज़्यादा उसको डिप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हम लोग और लो भी कर सकते हैं। और या तो हम लोग स्टिमुलस सिर्फ हमेशा नेगेटिव नहीं होता, स्टिमुलस पॉजिटिव होता है। स्टिमुलस के ज़रिए हम उसको जैसे कुछ बढ़िया चीज़ बताएं, उसको क्या कहते हैं, मोटिवेट करें, उसको बताएं कि क्या कैसे क्या करना है, तो वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा, क्या उत्सुक हो जाएगा वो। तो मोटिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, उछलेगा, वो बढ़ेगा आगे, तो आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो स्टिमुलस यही करता है, जो ये सब है या तो इन्हें बढ़ाएगा या तो इन्हें घटाएगा। तो स्टिमुलस क्या करता है, डिस्ट्रप्शन विच चेंज द कंट्रोल्ड कंडीशन। तो ये सब हो गया क्या, ये सब स्टिमुलस का काम है, इसका स्टिमुलस का। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक हम लोग पढ़ेंगे। जो फीडबैक सिस्टम था अब उसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। देखिए ये दोनों का आप याद रखिएगा, ये दोनों भी वहाँ आगे यूज़ होंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। इसमें हमारा आता है पहला क्या, तीन आते हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, तीन कंपोनेंट्स। पहला देखिए इसका कंपोनेंट्स है रिसेप्टर, जो भी कहिए, फिर कंट्रोल सेंटर, फिर आता है हम लोग का इफेक्टर आता है। तो ये सब क्या है, ये सब कंपोनेंट्स है किसके, फीडबैक सिस्टम के। फीडबैक सिस्टम क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए फीडबैक सिस्टम को। फीडबैक सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है, चेंज वैल्यूएट करता है, अब दिख रहा होगा सर, रेगुलेट करता है, इवेलुएट करता है, चेंजेस लाता है। तो ये सब फीडबैक सिस्टम ही करता है। अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फीडबैक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो रिसेप्टर हैं, कंट्रोल सेंटर है, इफेक्टर है। अब ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या करता है, ये मॉनिटर करता है क्या, चेंजेस को। आप लोग ये सब पढ़े होंगे, मोटर न्यूरॉन्स, ये वॉलंटरी एक्शन, ये सब 9th-10th में शायद था, तभी का है। अभी 11th-12th में भी होगा, होता ही है, होगा क्या। फिर जो रिसेप्टर है ये क्या करेगा, ये मॉनिटर करता है क्या, चेंजेस, मॉनिटर चेंजेस। रिसेप्टर ही तो देखेगा अरे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। अब एक ही आदमी सब कुछ नहीं करेगा, हमारी देखिए बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो रिसेप्टर है वो क्या करेगा, चेंजेस को मॉनिटर करेगा। उसके बाद जो इनपुट सेंड करेगा, सेंड्स इनपुट किस फॉर्म में, नर्व सेल्स के फॉर्म, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, हार्मोन्स के फॉर्म में, ये हार्मोन्स के फॉर्म में नहीं, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ये इनपुट सेंड करेगा। फिर किसके जरिए, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। तो ये देखिए जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा हूँ इसको आप लिख लिया करिए। तो ये इस इनपुट को सेंड करेगा, फिर ये जो इनपुट है वो कंट्रोल सेंटर को सेंड करेगा। ये जो इनपुट है ना, ये कंट्रोल सेंटर को सेंड करेगा। फिर ये जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करेगा, और एक रेंज पहले से उसके, देखिए जो कंट्रोल सेंटर है एक रेंज सेट किया रहता है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो 36.2 से 37.8 तक रहेगा। तो ये कंट्रोल सेंटर क्या है, एक रेंज पहले से सेट किया है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, रिसीव्स इनपुट, रिसीव्स इनपुट फ्रॉम रिसेप्टर। जो रिसेप्टर से इनपुट क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो उसके बाद उसको मॉनिटर करेगा कि अब इसमें ये बढ़ा है कि घटा है, उसको देखेगा। फिर ये क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। कौन, तो आउटपुट जनरेट करेगा।
आउटपुट मतलब ऑर्डर देगा किसको, देखिए ये नर्व इम्पल्स के फॉर्म में या फिर हार्मोन्स के, अब यहाँ पे हार्मोन्स आ सकता है, या तो ये नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, इम्पल्स के फॉर्म में, या फिर हार्मोन्स के फॉर्म में ये आउटपुट जनरेट करेगा। यही आउटपुट इफेक्टर के पास जाएगा, फिर ये जो इफेक्टर है ये क्या करेगा, ये आउटपुट को रिसीव करेगा। आउटपुट कहाँ से, कंट्रोल सेंटर से, जो कंट्रोल सेंटर में हमारा ब्रेन आता है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेनली ब्रेन हम लगता है। तो ब्रेन, ये रिसेप्टर क्या किया, इफेक्टर क्या किया, आउटपुट को रिसीव किया, जब आउटपुट को रिसीव किया तो अब ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। भाई इसको मिला ना ऑर्डर, ये लोग गए इसको ऑर्डर दिए हार्मोन्स के ज़रिए, तो ये हार्मोन्स ये इफेक्टर में एनर्जी लाया, कुछ भी किया तो वो क्या करेगा, इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो प्रोड्यूस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया। अब ये देखिए ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक है, फीडबैक सिस्टम के। देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दें, जो रिसेप्टर है वो मॉनिटर करेगा चेंजेस को, फिर उसके बाद एक इनपुट बनाएगा, फिर ये इनपुट को इसको भेजेगा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर में जैसे ब्रेन हो गया वो रिसीव करेगा क्या, इनपुट इससे, फिर वही इनपुट को वो आउटपुट देगा, मतलब ऑर्डर देगा आउटपुट के फॉर्म में नर्व इम्पल्स और हार्मोन्स को कि क्या करना है तुम्हें, समझे। आउटपुट में क्या है ना, वो बता रहा है कि तुम्हें ये चीज़ करना है, उसे घटाना है कि उसे बढ़ाना है, कंट्रोल सेंटर बोलेगा इसको, पर करना किसको है, एग्जैक्टली इफेक्टर को। तो इफेक्टर क्या करेगा, इनपुट को रिसीव, आउटपुट को रिसीव किया, फिर उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि उसमें ब्रेन ने बताया होगा कि बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी जो करना है। अब इसका हम लोग सीधा सा एग्जांपल है कि ये ले लेते हैं, जैसे ये हमारा होगा आयोटा, हाँ आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखिए रिसेप्टर हमारे पूरे बॉडी में, ये जो आयोटा है इसके अंदर भी रिसेप्टर हैं, जैसे कि इसके अंदर रिसेप्टर जो होता है उसको कहते हैं बैरो रिसेप्टर, इसमें से ब्लड जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर जैसे ब्लड प्रेशर लो हुआ या फिर हाई हुआ, ब्लड प्रेशर यहाँ पे जैसे हाई हुआ, तो ये जो बैरो रिसेप्टर है ये ब्रेन को क्या करेगा, ब्रेन को भेजा क्या, इनपुट भेजा, इंफॉर्मेशन भेजा, तब ये ब्रेन यहाँ के जो सेल्स हैं उनसे वो वैसोडाइलेशन करने के लिए कहेगा। वैसोडाइलेशन मतलब कि देखिए डायलेशन मतलब होता है जैसे लचीलापन, ये वो, तो जो ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है तो थोड़ा सा वो ओपन होने की कोशिश करेगा, ये जो एरोटा है उसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो वैसोडाइलेशन होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे घट जाएगा। अब देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का रिसेप्टर, ये हो गया कंट्रोल सेंटर, और ये क्या हो गया, इफेक्टर, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको इफेक्टर कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना तक हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत लोग देखते ही नहीं लंबा वीडियो, पता नहीं क्यों। तो इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि क्या क्या, जैसे कि अभी हम एक बार फिर से सबको डिस्कस कर लेंगे। पहला हमने होम्योस्टेसिस डिस्कस किया, होम्योस्टेसिस आप देख लीजिएगा, फिर होम्योस्टेसिस का ये, फिर कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस जिसमें कि ऐसे है, फिर फीडबैक सिस्टम। तो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक सिस्टम है, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल कंडीशन, फिर स्टिमुलस, फिर कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम जिसमें रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर आया, फिर ये एग्जांपल। देखिए आगे वाले वीडियो को आप ज़रूर देखेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे आपका ना ये फीडबैक सिस्टम का जो प्रॉब्लम है ना बहुत आसानी से क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स होंगे जिनका भी ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा उन्हें शेयर कीजिए। देखिए वीडियो शेयर करेंगे तो शेयर करने से आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, और कमेंट करना मत भूलिए, अगर कहीं जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, आपका कमेंट पढ़ा जाएगा, क्योंकि कमेंट ज़्यादा आ नहीं रहे, तो कमेंट पढ़ेंगे तो उससे आपको डाउट भी क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।